हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि मैंने आपका जो पार्ट सी है वो स्टार्ट कर दिया है और उसका एक लेक्चर जो है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज जो हमने डिस्कस करना है बेटा वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। बस समझ लीजिए कि उसका जो उल्टा प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। मतलब ये कि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है और उनमें क्या होते हैं आपके, उनके शेल्स होते हैं बेटा। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और तभी जाकर वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकल के बाहर चले जाता है। सो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगती है किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए, उसको आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया गया था। बस इससे जो उल्टा है उसको ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अब मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है और मान लीजिए कि ये मेरे पास शेल है, तो जब बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन मेरे किसी एटम के अंदर ऐड होता है ताकि वो क्या बन सके, आपका एनायन बन सके, उस टाइम इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया गया है। अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको इंटेक्स क्वेश्चन कराया था तो उसके अंदर इसके ऊपर बेस्ड भी एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था 2018 के अंदर। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो था सी पार्ट का था, बट क्वेश्चन वहां था तो मुझे वहां डिस्कस करना पड़ा। बट आज मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। सो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम के अंदर ताकि वो एनायन बन सके, मतलब नेगेटिव चार्ज्ड आयन बन सके। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बेटा, साथ के साथ उसमें से एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। उस निकली हुई एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन की अगर हम सुने, डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जो निकलती है while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion, जिसको anion भी कहते हैं। So by adding an electron is called electron affinity। तो जब हम किसी भी जो गैशियस जो हमारे पास है एटम है, आइसोलेटेड एटम है, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं बेटा तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है और साथ में कुछ एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होती है। उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया गया है। अब बात रह जाती है बेटा कि इसके यूनिट्स क्या है। जैसे अगर आपको वहां पर याद हो तो मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो एटम होता है बेटा, वो होता है बेटा उसका नॉर्मल यूनिट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। बट इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलो जूल पर मोल। ये एग्जैक्टली बेटा वही है जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर पढ़ा था। बस फर्क पता क्या है बेटा? फर्क ये है कि जब कभी भी हम एनर्जी देते हैं, मतलब जब हम एनर्जी जो है वो ऐड करते हैं, तब हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं बेटा, ये साइन कन्वेंशन है। और जब एक एनर्जी आपकी रिलीज होती है बेटा, है ना, एटम से बाहर निकलती है, तब उसमें नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जो एनर्जी है वो ऐड की गई है कि इसमें से बाहर रिलीज की गई है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे क्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो हमारे पास जो क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन गया और साथ में 349 किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी है वो बाहर रिलीज हुई। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया -349 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से बेटा आप उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वही बात, ये किन बातों पे डिपेंड करता है बेटा? हमेशा हर कोई जब हमने स्टडी किया, हर किसी टर्म को हमने स्टडी किया है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके एटॉमिक साइज पे और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, हर एक फिनोमिनन इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस मेरे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कैसी फोर्स लगा रहा है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
कि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सब कुछ एग्जैक्टली उसके बेसिस पे देखा जाता है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है दैट इज एटॉमिक साइज। एक सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, जितना छोटा साइज होगा मेरे एटम का बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास है क्लोरीन है सपोज, ठीक है। अब क्लोरीन का जो साइज है वो मेरे पास फ्लोरीन क्लोरीन फिर ब्रोमीन होता है ना, तो ब्रोमीन से क्लोरीन का जो साइज है वो क्या होता है बेटा आपका कम होता है। साइज कम होने से क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के और नजदीक आ सकता है, तो वो जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होगा उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। क्योंकि वो अच्छे से इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, अच्छे से उसको बाउंड करके रख सकता है, और इसी वजह से बेटा उसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो आपकी बाहर निकलती है। एक बात ध्यान रखिए बेटा, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसकी दूरी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो उसको अच्छी तरह हेल्ड करके नहीं रख सकता, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी बेटा क्या होती है, लिबरेट होती है। वही बात बेटा यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है, बिकॉज द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में समझाया था कि एक पर्टिकुलर एटम के अंदर अगर एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपल्शन देती है बेटा। तो जो नेट फोर्स आपको मिलती है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो आपको मिलती है, उसको इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स का नाम दिया गया है। तो घबराना नहीं है, समझना है इस बात को। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, तो जितना छोटा साइज होगा बेटा ये अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा होगी इन स्मॉलर एटम्स के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड फर्मली, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लिबरेट होती है और ग्रेटर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है आपकी। वही बात अगर न्यूक्लियर चार्ज की करूंगा बेटा, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, और उतना ही बेटा ज्यादा अमाउंट ऑफ जो आपकी एनर्जी है वो लिबरेट होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो तभी यहां बोला गया कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज greater is the electron affinity, because increase in that is nuclear charge increases the effective attractive force on the valence electron। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जिसमें ताकत ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी लिबरेट होगी, उतनी हीट नहीं बोलूंगा, एनर्जी आपकी लिबरेट होगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? अब जब ये पढ़ लिया तो क्या रह जाता है बेटा, ट्रेंड पढ़ना, कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं या टॉप टू बॉटम जाऊं तो उसके हिसाब से मेरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, ये आप अच्छी तरह जानते हो बेटा। मैं आपको ना एक बात यहाँ पे क्लियर भी कर दूं, अगर आपने मेरी आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो वीडियो है वो देखी होगी, तो मैंने कहा था बेटा कि देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों होता है बेटा, वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं जिनको सब ऑर्बिटल्स बेसिकली हम कहते हैं, और उनकी अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए तो ये चीजें जो मतलब जो हम इफेक्ट एक देख पाते हैं उससे अलग बेटा हमें कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे पास देखो नॉर्मली अगर मैं इस चीज को समझाऊं तो ये समझाना बड़ा आसान है कि जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो जो एटम है उसका साइज बेटा छोटा होता जाता है। अगर एक एक एटम का साइज छोटा होता जाएगा तो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली मेरा न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है, और उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ जो हीट है वो आपकी रिलीज होनी चाहिए, राइट। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जो सेकंड ग्रुप है और जो मेरा बेटा यहाँ पर 15th ग्रुप है, ये थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर हमें शो करते हैं। जैसे कि सेकंड ग्रुप में तो खास तौर पे बेटा हमें क्या दिखाई देता है, एक्चुअली पता क्या बात है, जो अगर आप हाई क्लास में होते तो मैं आपको बता पाता बेटा कि इसको 1s2 2s2 की फॉर्म में इसको सब ऑर्बिटल्स के बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 11th में आप पढ़ोगे। तो 2s2 जो है उसका मतलब है कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं, इसलिए किसी और इलेक्ट्रॉन का आना मतलब बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मतलब इसलिए इनका जो बिहेवियर है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक बात समझ लेना बेटा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐड नहीं हो सकता तो एनर्जी आपकी लिबरेट भी नहीं होगी। तो आप ना इन एक्सेप्शंस को एज इट इज बस याद कर लो बेटा कि जो जो सेकंड ग्रुप है और जो 15 ग्रुप है उनमें हमें एक्सेप्शन दिखाई देती है। रीजन बेटा आपके है नहीं, और ना मैं अभी
मतलब इतना आप आराम से वो समझ नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि उसके अंदर आपको सब ऑर्बिटल्स ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। तो इसलिए अभी के लिए हम वो थोड़ा डिले कर देते हैं, 11th क्लास के अंदर वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपका मैं ध्यान लेके जाना चाहता हूँ एक 18th ग्रुप की तरफ बेटा। वाई 18th ग्रुप बेटा? 18th ग्रुप का मतलब है कि ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं बेटा, सारे आइटम जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल जो है बेटा वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। मतलब ये चाहता ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास आए उसको कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा कंप्लीट होने की वजह से फोर्स और रिपल्शन भी लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आ ही नहीं सकता, मतलब लगभग ना के बराबर ही होता है बेटा आपका। इसलिए इनमें से एनर्जी रिलीज करना बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बात ध्यान रखें बेटा कि ये जो ट्रेंड हम बताते हैं हमेशा 1 से लेके 17 तक का ट्रेंड होता है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल एक जैसा, एक बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन आपको दिखाई देती है जैसे बेरिलियम या मैग्नीशियम की। जैसे आप 1 से 17 की तरफ जाते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह बेटा समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लेफ्ट, हाँ लेकिन आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती है, ऑटोमेटिकली बेटा जो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी लिबरेट होती है। तो वैसे नॉर्मल ट्रेंड बता सकते हो, बट हाँ एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाई देता बेटा मेरे को इसमें। वैसे अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप बेटा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, आप अच्छी तरह जानते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम आपका एटॉमिक साइज भी तो बढ़ता है। और एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज से मतलब एज ए कंपैरिजन इतना बढ़ जाता है कि उसका इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ही कम हो जाती है। मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्टिव फोर्स एक न्यूक्लियस लगाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कम होने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास आना चाहता है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि उसको अट्रैक्ट करके अपने पास ला सके। और अगर वो इतने कम मतलब क्योंकि वो ला ही नहीं सकेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बस ये वाली बात है। इसलिए डाउन द ग्रुप हमें यही देखने को मिलता है बेटा कि जो वैल्यू है बेटा, नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। सबसे ऊपर ज्यादा है और नीचे आप कम देखते हो। जैसे आप नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अब आपका ध्यान लेके जाऊंगा बेटा नोट की तरफ, ठीक है। इस नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं उसके लिए आपको ये दिखाना जरूर चाहूंगा। देखिए बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के केस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा कि देखिए बेटा 17 ग्रुप के अंदर जो जो फ्लोरीन होता है बेटा उसका लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लोअर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा बेटा इसका, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ कि वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, ये देखो यहाँ पे 141 है, यहाँ पे 200 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो नीचे आते हुए बढ़ रही है। यहाँ पे देखो आपकी ये जो है ये वाली जो वैल्यू कार्बन और सिलिकॉन की, इसमें भी बेटा अलग वैल्यू दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है बेटा? आपका कम हो रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से बेटा आपकी क्या वैल्यू हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो ये ट्रेंड बिल्कुल सही है, ये ट्रेंड बिल्कुल सही है बेटा आपका, ठीक है। क्योंकि ये यही तो हमने कहा था कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैल्यू है जो कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों को मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे उल्टा ट्रेंड दिखाई देता है कि जैसे ऊपर से नीचे जाऊंगा तो जो वैल्यू आपकी डिक्रीज होनी चाहिए थी वो बढ़ रही है, ऑक्सीजन में भी बढ़ रही है, फ्लोरीन में भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? रीजन है बेटा इनके साइज का। इनका साइज बहुत छोटा होता है बेटा। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनका जो साइज है ज्यादा छोटा होने की वजह से ना बेटा, जैसे कि मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं सपोज, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है बेटा उसका हमारे पास क्या होता है, दैट इज 14 6 8 एंड 16, ये इसका बेटा एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास बेटा बन जाता है दैट इज 2, देन उसके बाद 6, राइट। तो ये मेरे पास आ जाता है बेटा यहाँ पे। सो ऑक्सीजन, और मेरे पास बेटा यहाँ पे आगे दो आपके इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, हो सिर्फ ये रहा है आपका कि इस केस के अंदर इसका साइज इतना छोटा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा ये भी एक दूसरे के ऊपर बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने शुरू कर देते हैं। क्या लगाने लग जाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स जो होनी चाहिए वो थोड़ी कम हो जाती है।
अब क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर जो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया, तो मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन को वो और उतने आसानी से या उतने ज्यादा जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता जो उसके, जैसे फ्लोरीन केस में क्लोरीन कर सकता है, और ये जो आपके ऑक्सीजन केस में सिलिकॉन कर सकता है। ठीक है, तो समझ लेना बेटा इन दोनों का साइज क्या है, छोटा है। जब साइज बहुत छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगाते हैं। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो इसका एक इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए वो बेटा थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से इनके पास नहीं आ पाता, तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। यहाँ पे सिलिकॉन और कार्बन जो है उस केस में इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसलिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा दिखाई देती है। आई होप आपको बेटा ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमने बात करनी है बेटा इनर्ट गैस की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, सो देयरफॉर इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका लगभग 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है या फिर उनकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं आपकी। ठीक है जी, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है और ये हमारा आखिरी पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका एक परफेक्टली रेगुलर ट्रेंड हमें तो दिखाई दे रहा, मतलब दिखाई नहीं देता ना, एक रेगुलर जो ट्रेंड है वो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन इन जनरल आप बोल सकते हो कि जब हम डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं तो उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिखता है बेटा इसकी वैल्यू जो है वो लगातार बेटा आपकी कम होती जाती है, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो उसकी जो वैल्यू है वो लगातार आपकी इंक्रीज होती जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या होता है। आई होप क्लियर है बेटा अच्छे से। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। हमने ये जाना कि बेटा वो क्या ट्रेंड है उनका, और उन ट्रेंड में अगर कोई चेंजेस हैं तो क्यों है वो चेंजेस, है ना, किस वजह से ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको अच्छी तरह ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।